हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा है अभी तक? वैसे तो अभी बिल्कुल स्टार्ट हुई हैं आपकी क्लासेस, लेकिन सीए अभी तक मुश्किल तो नहीं लग रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स में हमने सबसे पहले चैप्टर में सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशंस की बात करी थी। चार डेफिनेशंस आई थी आपके पास। एक पप्पा थे, पप्पा का नाम क्या था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी थी? वेल्थ की डेफिनेशन। फिर एक बच्चा था, बच्चे का नाम क्या था? एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी डेफिनेशन दी थी? वेलफेयर की डेफिनेशन। उसके बाद मम्मी का नाम क्या था? लियोनल रॉबिन्स। लियोनल रॉबिन्स ने कौन सी डेफिनेशन दी थी? स्कारसिटी की। उसके बाद एक थे भगवान जी, भगवान जी का नाम क्या था? पॉल सेम्युल्सन। पॉल सेम्युल्सन ने कौन सी डेफिनेशन दी थी? डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमने मेन कीवर्ड के साथ सीख कर एक एक डेफिनेशन को पिक किया था। सबसे पहले हमने वेल्थ की डेफिनेशन को पिक किया था। किसने दी थी वेल्थ की डेफिनेशन? एडम स्मिथ। कौन से ईयर में दी थी एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन? 1776। एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये हमने कर लिया था। उसके बाद क्या डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने इसकी? एडम स्मिथ ने डेफिनेशन क्या दी थी? वेल्थ इकोनॉमिक्स क्या है? नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। अलग अलग नेशंस की वेल्थ है क्या और कैसे क्रिएट होती है। सबसे पहले तो वेल्थ होता क्या है? वेल्थ में हार्ड कैश, मनी, कार, प्रॉपर्टी, बुलियन, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है गोल्ड में, सिल्वर में, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शेयर खरीद रखे हैं, कुछ भी कर रखा है, वो सारा इसमें कवर्ड अप हो जाएगा। वैसे वेल्थ की डेफिनेशन में इंटेंजिबल एसेट्स भी कवर्ड अप होने चाहिए, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स वगैरह। लेकिन जो एडम स्मिथ है वो अपनी वेल्थ की डेफिनेशन में इंटेंजिबल्स को कंसिडर नहीं करता। यही इसका बाद में जाके क्रिटिसिज्म भी बना था इसकी डेफिनेशन का। आई होप याद आ रहा होगा आपको ये सब। उसके बाद इसकी डेफिनेशन में है इकोनॉमिक्स इज द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इंक्वायरी ई वाला भी हो सकता है, आई वाला भी। यहां पर कौन से वाला इंक्वायरी यूज हुआ है? ई वाला। ई वाले इंक्वायरी का मतलब होता है टू सीक इंफॉर्मेशन, और आई वाले इंक्वायरी का मतलब होता है टू इंटेरोगेट। तो इंटेरोगेट नहीं करना है। उसके बाद फिर यहां पे इस डेफिनेशन के कुछ आए थे क्रिटिसिज्म, कुछ आए थे मेरिट्स। सबसे पहले मेरिट्स क्या थे? स्ट्रेस ऑन वेल्थ, वेल्थ कैसे क्रिएट होगी इस बात पर फोकस करती है ये अप्रोच। उसके बाद सेकंड मेरिट यहां पे क्या आया था? एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो नोट में आपको याद होगा हमने समझा था। नोट में क्या समझा था? पॉवर्टी, किसी भी कंट्री की पॉवर्टी जितनी ज्यादा होगी उस वजह से पॉपुलेशन उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी अब उस वजह से पॉवर्टी, गरीबी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक विशियस सर्कल बन जाएगा जो कि घूमता ही चला जाएगा। इसको तोड़ने के लिए, इस सर्कल को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेल्थ क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप वेल्थ क्रिएट कर दोगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी खत्म होगी तो इन रिटर्न पॉपुलेशन कम होगी, इन रिटर्न अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इन रिटर्न और ज्यादा पॉवर्टी कम हो जाएगी। सो बेसिकली वेल्थ क्रिएशन पॉवर्टी को बिल्कुल एलिमिनेट कर देगी या टू अ ग्रेटर एक्सटेंट कम करेगी। टू अ ग्रेटर एक्सटेंट कम करती है, एलिमिनेट नहीं कर सकती। और लास्ट मेरिट यहां पे क्या था? अटेंशन टू इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज। कौन से इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होगी, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ही वेल्थ का एक्सचेंज हो सकता है। उसके बाद इस डेफिनेशन के दो क्रिटिसिज्म आए थे। टू मटीरियलिस्टिक। जब हम बोलते हैं टू मटीरियलिस्टिक तो इससे हम कहना क्या चाहते हैं? आप टैंजिबल्स को कंसिडर करते हैं, आपकी डेफिनेशन इंटेंजिबल्स को कंसिडर नहीं करती है, जबकि वो भी वेल्थ का पार्ट होने चाहिए। और दूसरा, इग्नोरेंस ऑफ वेलफेयर। आपने वेल्थ क्रिएट करने की तो बात कर ली, लेकिन उस वेल्थ को सभी लोगों में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करने की बात नहीं करी, वेलफेयर की बात नहीं करी। तो ये इसका क्रिटिसिज्म बन गया था। अच्छा, उसके बाद फिर हमने यहां पे अगली डेफिनेशन डिस्कस करी थी। अच्छा, अगली डेफिनेशन हमने इसमें कंसिडर करी थी वेलफेयर की, जो कि किसने दी थी? एल्फ्रेड मार्शल ने। क्या डेफिनेशन दी थी? इकोनॉमिक्स क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में स्टडी ऑफ मैनकाइंड है। इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड से क्या बोलना चाह रहे हैं? लास्ट क्लास में हमने सीखा था मैनकाइंड का मतलब सोशल एक्शंस इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में मेनली दो ही फंक्शंस आते हैं। क्या क्या? अर्न्स मनी एंड स्पेंड्स मनी। बाकी सारे काम इसी के अंदर फॉल करते हैं। या तो हम पैसा कमाते हैं या फिर आधा टाइम उस पैसे को खर्च करने में लगाते हैं। उसके बाद इसी डेफिनेशन की कंटिन्यूशन में हमने और कुछ कीवर्ड्स लिखे थे। क्या कीवर्ड्स लिखे थे? सोशल एक्शंस which are most closely connected with the material requisite of well-being। तो ये तीन कीवर्ड्स आए थे आपके पास। क्या क्या?
सोशल एक्शंस मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड और मटेरियल रिक्विजिट। सोशल एक्शंस मतलब सोसाइटी में हम क्या परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से प्रिटेंड करते हैं। मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड, जिससे मुझे लगता है कि अगर मैं सोसाइटी में अपना ये एक्शन रखूंगा तो इससे मेरा ऐसा भला, मेरा ऐसा वेलफेयर हो सकता है। वेलफेयर होने को लिखा जा रहा है मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड। मटेरियल रिक्विजिट मतलब टूल्स, मीन्स, किन जरूरतों के साथ, किन टूल्स के साथ आप अपने सोशल एक्शंस पूरा करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इस डेफिनेशन के भी हमारे पास कुछ मेरिट्स आए थे, कुछ क्रिटिसिज्म आई थी। मेरिट्स बताइए फटाफट से। पहला मेरिट क्या आया था? स्टडी ऑफ मैन। दूसरा स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तीसरा स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। क्रिटिसिज्म यहां पे क्या आया था? एक क्रिटिसिज्म, जो एडम स्मिथ ने गलती करी थी वही एल्फ्रेड मार्शल ने भी गलती कर दी, इंटेंजिबल्स को कंसिडर नहीं किया। तो पहला क्रिटिसिज्म तो यही आया था, टू मटीरियलिस्टिक, इंटेंजिबल को कंसिडर नहीं किया। दूसरा, आपने वेलफेयर की बात जरूर करी है, लेकिन वेलफेयर इज अ वेग कॉन्सेप्ट। यही पॉइंट हमने लिखा था। वेग का मतलब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी पर्टिकुलर चीज से मेरे को लगता है मेरा भला होगा, लेकिन उसी चीज से हो सकता है आपका नुकसान हो रहा हो। जैसे इसमें स्मोकिंग, शराब पीना वगैरह, ये सारे इस तरीके के एग्जांपल्स यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था, एक शराबी है, शराबी को लगता है भाई उसका बहुत भला हो रहा है, मजा आ रहा है उसको, शराब पी के टुन पड़ा हुआ है वो, लेकिन वैसे तो वो हेल्थ के लिए खराब है। आई होप आपको समझ आ रहा है ये। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे अगली डेफिनेशन यहां पे करी थी लियोनल रॉबिन्स की। लियोनल रॉबिन्स की डेफिनेशन स्कार्सिटी की। क्या डेफिनेशन थी? पहली बात, यहां पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा सा बनता है, कौन सा ऑथर है जिसने अपनी डेफिनेशन में ही इकोनॉमिक्स को साइंस बोल दिया था? लियोनल रॉबिन्स। तो लियोनल रॉबिन्स ने डेफिनेशन क्या दी थी? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड रिसोर्सेज। समझ आया आपको ये? सो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज अ साइंस से क्या कहना चाह रहे हैं? कॉज एंड इफेक्ट। ऐसा होगा तो उसकी वजह से कैसा हो जाएगा। जैसे आप सिंपल सा फंडा एक करते हैं कि भैया प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड फॉल कर सकती है, प्राइसेस कम होंगी तो डिमांड बढ़ सकती है। प्राइसेस का बढ़ना कॉज, उसकी वजह से डिमांड का घटना इफेक्ट। ऐसा ही हमने किया था यहां पे। अच्छा, फिर मैंने यहां पे आपको एक नोट भी लिखवाया था और आपसे अभी एक सवाल पूछता हूं। लियोनल रॉबिन्स जब कहता है स्कार्सिटी, और वो कहता है हम आपको एक ऐसे दायरे में डालेंगे, उसमें आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज देंगे और फिर देखेंगे कि एक इंसान इन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करता है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कहीं ना कहीं जब रिसोर्सेज के स्कार्स होने की बात कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि स्कार्स रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करते हैं ताकि हमारा मैक्सिमम बेनिफिट हो, एक तरह से इनडायरेक्टली लियोनल रॉबिन्स वेलफेयर की तो बात कर रहा है। तो मैंने यही आपको नोट में भी लिखवाया था कि इनडायरेक्टली लियोनल रॉबिन्स भी वेलफेयर की ही बात करता है जब वो स्कार्सिटी की बात करता है। उसके बाद आपके पास लास्ट डेफिनेशन आती है जो कि हमने अभी लिखी नहीं थी, करी नहीं थी, पॉल सैमुअल्सन, तो उसको अभी भी स्किप करके चलते हैं। फिर हमने यहां पे करी थी बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, अभी तक जो ये डेफिनेशन आई थी एल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ वगैरह वगैरह की, ये तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी। हमारा सब्जेक्ट था बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? यहां पे मेन 3 कीवर्ड्स थे। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। क्यों यूज करना है इकोनॉमिक एनालिसिस? बिजनेस के डिसीजंस लेने के लिए। किस तरीके के डिसीजंस लेने के लिए? ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के स्कार्स रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज किया जा सके, वेस्टेज ना हो। तो 3 कीवर्ड्स आए हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में। पहला कीवर्ड साथ साथ बोलेंगे। पहला कीवर्ड क्या आया था? इकोनॉमिक एनालिसिस का यूज करना। कहां पर यूज करना? बिजनेस के डिसीजंस लेने के लिए। किस तरीके के डिसीजंस लेने के लिए? स्कार्स रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज करने के लिए। समझ आ गया आपको ये? फिर यहां पे हमने लास्ट क्लास में किया था, लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक था सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। पूरे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या है? या तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड के वाले माइक्रो से अराइज हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड के वाले मैक्रो से अराइज हुआ है। जो माइक्रो है के वाला ये, और के वाला जो मैक्रो है, ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। और जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो नेशन एज अ होल, अग्रीगेट की बात करते हैं। एग्जांपल्स के तौर पर हमने यहां पे लिख लिया था, जैसे डिमांड और सप्लाई की आप बात करते हो, एक इंडिविजुअल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की बात करते हो, एक इंडिविजुअल फर्म किस तरीके से प्रोडक्शन करेगी, किस तरीके से उसके खर्चे होंगे, वो सारी बातें आप इंडिविजुअल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। उसके बाद
यहां पर अब बाकी बातें हमें हमारी समझने वाली रह गई थी। सबसे पहले अब आज की क्लास का कंटेंट शुरू करते हैं। मार्केट्स। यहां पर आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने मार्केट्स लिखवा दिया था और स्टार लगा दिया था और मैंने कहा था यहां पे एक डाउट आता है। अब मैं वो डाउट उठाता हूं। मार्केट्स में डाउट ये आता है कि सर जब हम जैसे मार्केट्स के चैप्टर में बात करते हैं, आप सबने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही रखा होगा ये कि भाई परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, किस तरीके की मार्केट प्लेस है, इस तरीके की हम बातें इस चैप्टर में करते हैं। तो सर एक बात बताओ, मार्केट्स के चैप्टर में जब हम परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट की बात कर रहे होंगे तो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट का तो हम एक फीचर करते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो बड़े सारे सेलर्स और बड़े सारे बायर्स को मिलाकर आपकी मार्केट प्लेस बनी है। तो सर हम यहां पे इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात कर ही नहीं रहे, हम तो वो बड़े सारे बायर्स और बड़े सारे सेलर्स सबके इकट्ठे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो ये माइक्रो कैसे बन गया, समझने की कोशिश करिए। मार्केट्स के चैप्टर में आप क्या कह रहे हैं कि मेरी जो इंडिविजुअल फर्म है, मान लो मेरी फर्म का नाम XYZ है, मेरी इंडिविजुअल फर्म किस तरीके की मार्केट प्लेस में जाकर काम करेगी, परफेक्ट कंपटीशन में जाके काम करेगी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काम करेगी, मोनोपोली में काम करेगी, कहां पे बात करेगी। मार्केट प्लेस जो है वो परफेक्टली कंपेटिटिव हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव हो सकता है, मोनोपोली हो सकता है, ओलिगोपोली हो सकता है। उस मार्केट प्लेस में बड़े सारे सेलर्स बायर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूं कि मेरी इंडिविजुअल फर्म यहां पर जाके कैसे काम करेगी। समझ आया? बात हम अपनी इंडिविजुअल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं, बस ये बात कर रहे हैं कि हमारी इंडिविजुअल फर्म उस मार्केट प्लेस में जाके कैसे काम करेगी। बात इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अच्छा, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी वगैरह वगैरह। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ऑल्दो ये आपको मालूम होगा लेकिन यहाँ पे कई बच्चों को डाउट होता है, तो पहले तो इसमें डिटेल में मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा। लेकिन एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। पहली बात, अभी ये जो भी मैं अब यहां पे लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपको अपनी रेफरेंस के लिए लिखना है तो बिल्कुल लिखिए, वैसे ये नोट्स नहीं है, आपको अपनी रेफरेंस के लिए लिखना है, बिल्कुल लिखिए। क्या सर इसमें से जो आप समझा रहे हो MCQ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। एमी पागल थोड़ा ना हूं मैं कि कुछ भी समझाना बैठ जाऊंगा, तो MCQ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से। अच्छा, पहली बात, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, और जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। सर होता क्या है, पहले मैं एक बार फिस्कल पॉलिसी की बात करता हूं। जैसे गवर्नमेंट ने कहा, जैसे GST आया, ठीक है, GST एक टैक्स है, टैक्स की पॉलिसी कौन लाती है? गवर्नमेंट लाती है। GST का आना फिस्कल पॉलिसी है। इसी तरीके से सरकार ने कह दिया इनकम टैक्स, एग्जांपल ले रहा हूं, इनकम टैक्स पहले 30% लगा करता था, हम इनकम टैक्स के इस रेट को 30% से घटाकर 25% कर देते हैं। इनकम टैक्स के रेट में कमी लाना, कम करना उसको, यह भी क्या है? फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले बजट आया था फेब में, जो कंट्री का बजट आया, ये बजट भी क्या होता है? अपने आप में फिस्कल पॉलिसी होता है। मतलब टैक्स से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी आए वो फिस्कल पॉलिसी होती है, और वो कौन लागू करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? जैसे रेपो रेट का नाम आपने सुन रखा होगा, रिवर्स रेपो का नाम सुन रखा होगा। अभी इनके बारे में भी मैं बात करूंगा, ये होते क्या हैं। ऑल्दो आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, लेकिन आपको अभी यहाँ पे समझ आएगा कि जो आपने पढ़ रखा है वो थोड़ा सा अलग पढ़ रखा है, एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। रेपो, रिवर्स रेपो क्या होता है वो भी समझेंगे। ऑल्दो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ये सब क्या है? मॉनेटरी पॉलिसीज हैं। ये कौन लागू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी जैसे आपने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन, 4 दिन मेरे ख्याल से इतने हुए हैं, आपने न्यूज में भी सुना होगा, ये कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी को बहुत बुरा हिट हुआ है। इस वजह से रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी
और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी कि हम इकोनॉमी में इतना पैसा फ्लॉट करेंगे, लोगों को इतना पैसा प्रोवाइड करेंगे। ये सब किस चीज का पार्ट था? मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट था, क्योंकि ये कौन लागू कर रहा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मनी से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी आए वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। अब बात चाहे हम फिस्कल पॉलिसी की कर लें, चाहे हम मॉनेटरी पॉलिसी की कर लें, ये कौन बना, ये किस लेवल पे बात हो रही है इन पॉलिसीज की? नेशन एज अ होल के लेवल पे बात हो रही है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अच्छा, उसके बाद फिर यहां पे जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सब आप जानते ही हैं कि क्या है क्या नहीं है। ऑल्दो इस पे भी मैं अभी आऊंगा। अभी मेरे को ना थोड़ी देर में स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी बात करनी है। जब मैं स्टॉक मार्केट की बात करूंगा तब इसकी भी बात करूंगा। एनीवे, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ये आपका एक तरह से मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट है। बात हम लास्ट क्लास में कर रहे थे एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई। पहले तो मैंने आपको लास्ट क्लास में इनकी फुल फॉर्म्स बता दी थी। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफपीआई की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और एफआईआई की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अच्छा, आपको याद होगा, इतना मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि जो एफडीआई होता है वो अलग है, जो एफपीआई है या एफआईआई है वो एक ही बात है। अब होता क्या है, ये एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, अगर किसी भी कंपनी की, पहले तो मैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूं। अगर कोई फॉरेन, अच्छा एफडीआई की बात कर लो, एफपीआई की बात कर लो, एफआईआई की बात कर लो, है तो सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स, बाहर के लोग भारत में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब एफडीआई में एक कीवर्ड दिया जाता है कि आप एक्चुअली में किसी कंपनी के एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफपीआई, एफआईआई में कहा जाता है आप किसी कंपनी के एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप बस किसी कंपनी के शेयर खरीद बेच रहे हैं। अब इसको समझने की कोशिश करिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं। पहला एग्जांपल, मान लो एक मिस्टर ए है, ठीक है जी। मिस्टर ए यूएस का रेजिडेंट है, यूएस का सिटीजन है, ठीक है। मेरी एक कंपनी है XYZ कंपनी। मान लो ये कंपनी इंडिया में टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और ये इंडियन कंपनी है। अब मिस्टर ए भारत में पैसा लगाना चाहता है, भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। मिस्टर ए ने इस कंपनी की, इंडियन कंपनी की, XYZ एंड कंपनी की ऑनरशिप खरीद ली। अच्छा, किसी भी कंपनी की ऑनरशिप खरीदने के लिए उस कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। ये आप सबको पता होगा कि किसी भी कंपनी के 51% या उससे ऊपर के शेयर्स जिसके पास भी होंगे वो उस कंपनी का मालिक बन जाता है। बेसिकली हम इसको अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अगर किसी भी इंसान के पास किसी कंपनी के 51% या उससे ऊपर के शेयर्स हो जाएं तो हम बोलते हैं उसको कि आपके पास उस कंपनी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ गया है। क्या आ गया है? कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बेसिकली किसी भी कंपनी के मालिक को एक तरह से यह बोला जाता है कि आप इस कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा, आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं, 51% या उससे ऊपर के शेयर्स अगर आपके पास किसी कंपनी के आ जाएं तो आप उस कंपनी के मालिक बन गए। अगर आप किसी कंपनी के 20% या उससे ऊपर के शेयर्स खरीद लें तो वो कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी बन जाती है। मतलब एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। ए कंपनी ने बी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, परचेज शेयर्स, और इतने शेयर्स खरीद लिए। बी कंपनी के मान लो टोटल शेयर्स 100 थे, ए ने 100 में से 20 शेयर खरीद लिए। मतलब 20% शेयर्स अब किसके पास आ गए? ए के पास। 51% अगर शेयर्स खरीद लेता तो मालिक बन जाता। कौन मालिक बन जाता? ए। किसका मालिक बन जाता? बी का। लेकिन अब 20% शेयर्स खरीदे हैं तो मालिक तो नहीं बना, लेकिन अब जो बी कंपनी है वो ए कंपनी की एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। सर, एसोसिएट कंपनी कहलाने का मतलब इससे हो क्या जाएगा? एसोसिएट का मतलब यह है ए बी का मालिक जरूर नहीं है, लेकिन बी कंपनी के जितने भी मेजर डिसीजंस होंगे वो ए से पूछे बिना नहीं हो सकते। समझ आया? इसको बोलते हैं किसी कंपनी को अपना एसोसिएट बना लेना। समझ आया आपको ये? अब मिस्टर ए यूएस का सिटीजन था, XYZ कंपनी इंडियन कंपनी थी और यह भारत में टायर मैन्युफैक्चरिंग करती थी। मिस्टर ए ने इंडियन कंपनी के 51% से ऊपर के शेयर्स खरीद लिए। मान लो इस कंपनी के टोटल शेयर्स 1 लाख थे
और मिस्टर ए ने इसमें से 60,000 शेयर्स खरीद लिए। मिस्टर ए XYZ कंपनी का ऑनर बन गया। अब मिस्टर ए XYZ कंपनी का ऑनर बनके टायर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भारत में चला रहा है। टायर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और टायर मार्केट में बिक रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है। समझ आया? अब होगा क्या, इस कंपनी का P&L। ठीक है जी, जब ए ने इस कंपनी में ओनरशिप खरीद ली, उसके बाद 1 साल तक पूरा कंपनी में काम चला। जो भी प्रोडक्शन हुई होगी टायर की, उस पर खर्चा आया होगा और वो टायर मार्केट में बिका होगा, सेल हुई होगी तो इनकम आई होगी। मान लो 2 लाख रुपए की सेल हुई और ये टायर बनाने में 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया, तो इस कंपनी का प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000। अब इस कंपनी का जो भी ये प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट कंपनी के मालिकों में बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जब कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट कंपनी के ही मालिकों में बांटती है, कैसे बांटती है? डिविडेंड बांटकर। इसी को तो डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफिट को कंपनी के मालिकों में बांटना डिविडेंड ही तो कहलाता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना। अब टोटल 50,000 रुपए का प्रॉफिट था, 50,000 रुपए का डिविडेंड बटेगा। टोटल शेयर्स जितने भी थे इस कंपनी के, 60% शेयर्स कौन ऑन करता था? मिस्टर ए। मिस्टर ए ने 60,000 शेयर्स खरीद लिए थे, 60% की ऑनरशिप खरीद ली थी। तो इस पूरे प्रॉफिट में से 50,000 के टोटल प्रॉफिट में से 60% का प्रॉफिट किसको बट जाएगा? मिस्टर ए को। और बाकी का 40% का प्रॉफिट जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं, अदर शेयर होल्डर्स। अदर शेयर होल्डर्स कौन से? टोटल 1 लाख शेयर्स थे, 60,000 शेयर्स तो ए के पास है, बाकी 40,000 शेयर्स जिनके पास भी होंगे, उनमें ये बाकी का प्रॉफिट एज अ डिविडेंड बढ़ जाएगा। ये बात आपको समझ आई? ये जो पूरा सिनेरियो मैंने आपको बताया है, ये पूरा सिनेरियो है एक एफडीआई का सिनेरियो। बेसिकली यहां पर एक फॉरेन सिटीजन भारत की किसी कंपनी में पैसा लगा रहा है, ऑनरशिप खरीद रहा है। कैसे खरीद रहा है ऑनरशिप? शेयर्स खरीद के ही ऑनरशिप खरीद रहा है, शेयर्स में ही पैसा इन्वेस्ट किया है। लेकिन जो भी ऑनरशिप खरीदी है इंडियन बिजनेस की, उस बिजनेस को भारत में ये चला रहा है और उस बिजनेस को चलाने से जो भी प्रॉफिट आया है, उस प्रॉफिट में से अपना हिस्सा अपने पास एज ए डिविडेंड बांटकर लेके जा रहा है। समझ आया? अब सर एफआईआई वाले क्या करते हैं? ये तो आपने एफडीआई बता दिया, अब एफआईआई वाले क्या करते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। अब मान लो मिस्टर बी है, ये भी यूएस का सिटीजन है, और मान लो भारत की एक कंपनी है एबीसी कंपनी। ये कंपनी इंडिया में टेक्सटाइल का काम करती है एग्जांपल के लिए, ठीक है जी। और ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है जी। अब मिस्टर ए ने इंडियन स्टॉक मार्केट में एबीसी कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए। मान लो एबीसी कंपनी के इंडियन स्टॉक मार्केट में टोटल वही 1 लाख शेयर्स लिस्टेड थे। मिस्टर ए ने इंडियन स्टॉक मार्केट से इस कंपनी के 60,000 शेयर्स बाय कर लिए, ठीक है। जैसे ही मिस्टर बी ने इस कंपनी के 60,000 शेयर्स इंडियन स्टॉक मार्केट पे बाय करे, मिस्टर बी के पास 60% की ऑनरशिप आ गई इस कंपनी के पास, इस कंपनी की। समझ आया आपको ये? मान लो ये बाय करे थे 1 अप्रैल 2019 को। अच्छा, जब बाय करे थे तो एक शेयर का भाव चल रहा था मार्केट में 50 रुपए, तो पर शेयर 50 रुपए का बाय किया, 60,000 शेयर्स बाय कर लिए, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की कर दी इन्होंने? 30 लाख रुपए की, ठीक है जी। तो पर शेयर 50 रुपए का था, 60,000 शेयर्स बाय करे, 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। किसने करी? मिस्टर बी ने। कहां करी? भारत की स्टॉक मार्केट में। किसके शेयर्स में? मिस्टर एबीसी कंपनी के शेयर्स में। अच्छा, मान लो 2 महीने बाद 1 जून 2019 को इसी शेयर का प्राइस, जो कि 1 अप्रैल को 50 रुपए का चल रहा था, इसी शेयर का प्राइस 70 रुपए हो चुका है। मिस्टर बी ने
जैसे ही 1 जून को पर शेयर का प्राइस इस कंपनी का 70 रुपए हो गया स्टॉक मार्केट में, इसने यही शेयर स्टॉक मार्केट में बेच दिए। कितने में पर शेयर बेचा? 70 रुपए में। कितने शेयर्स खरीदे हुए थे? 60,000 शेयर्स। हाँ जी, तो 60,000 शेयर्स खरीदे हुए थे, 50 रुपए का एक शेयर खरीदा था। जैसे ही मार्केट में 70 रुपए का भाव हुआ पर शेयर का, इन्होंने अपने वही 60,000 शेयर्स 70 रुपए पर शेयर के हिसाब से मार्केट में बेच दिए। कितने में बिके टोटल? 42 लाख में। तो शेयर्स बेचे हैं 42 लाख में। ये शेयर बाय कितने में करे थे? 30 लाख में। कितने का प्रॉफिट हो गया? 12 लाख का। बस ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कहलाती है एफआईआई। आई होप यहां से आप क्रक्स डिटरमाइन खुद से कर पा रहे होंगे। बेसिकली जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, एफडीआई होती है, तो उसमें भी भारत की कंपनी में पैसा लगाया जाता है, भारत की कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं, लेकिन भारत की कंपनी के बिजनेस को रन किया जाता है। बिजनेस रन करने की वजह से जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को अपने आप को डिविडेंड बांटकर लिया जाता है। लेकिन जब एफआईआई होती है, एफआईआई का तो मतलब यह होता है भारत की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे, किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे, आज शेयर खरीदेंगे, कल शेयर बेच देंगे, सस्ता खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे। शेयर को खरीदने और बेचने से जो प्रॉफिट होगा, बस वो प्रॉफिट लेके हम चले जाएंगे। हमको कंपनी का बिजनेस चलाने से कोई लेना देना नहीं है। हम कंपनी का बिजनेस नहीं चलाना चाहते हैं। मेन ये डिफरेंस होता है एफडीआई और एफआईआई में। आई होप आपको समझ आया। तो मेन क्रक्स की क्या बात आई? एफडीआई अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो इसका मतलब वो उस बिजनेस को रन करना चाहता है। एफआईआई में अगर कोई पैसा लगाता है भारत में, मतलब वो बिजनेस को रन नहीं करना चाहता है, वो बस शेयर खरीद के महंगे में उन शेयर को बेच के शेयर के सेल परचेज से प्रॉफिट कमाना चाहता है। एज सिंपल एज दैट। मतलब एफआईआई तो एक तरह से शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं भारत में। एफडीआई जो करते हैं वो एक्चुअली में बिजनेस रन करते हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने एफआईआई बताया, आपने कहा था एफआईआई की बात कर लो या एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात कर लो, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो फिर भी इनमें कुछ तो फर्क होगा इनके नामों में, वो फर्क भी बताओ। अब फर्क सुनिए होता क्या है। अच्छा आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भारत की स्टॉक मार्केट में अगर कोई इंडियन सिटीजन पैसा लगाना चाहता है तो वो फ्रीली इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकता है। लेकिन अगर कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहता है तो वो फ्रीली इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आपको पहले एफआईआई या एफपीआई का दर्जा लेना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको दो बेसिक सी कंडीशंस बताई थी। वैसे बड़ी सारी कंडीशंस होती हैं, आपको याद होगा। एक कंडीशन तो मैंने आपको बताई थी कि अगर आप बाहर के सिटीजन हैं और आप भारतीय स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपकी पर ट्रांजैक्शन की मिनिमम लिमिट 100 करोड़ या उससे ऊपर की होगी। दूसरी कंडीशन, इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप इंडिया के अलावा किन्हीं और 7 कंट्रीज की स्टॉक मार्केट में अगर ऑलरेडी पैसा लगा रहे हैं तो फिर हम आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में भी अलाउ कर देंगे। अब समझिए इन दोनों में डिफरेंस होता किस चीज का है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप में से एक बच्चा है, मेरे को एक बच्चे का नाम याद आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, या नाम नितिन भाई साहब, खूब पैसा है, मान लो इनके पास, मल्टी बिलियनर इंसान है। अच्छा, एक होता है खूब पैसा होना, एक होता है खूब पैसा है तो सही, लेकिन क्या मैं उतने सारे पैसों पर रिस्क उठाने के लायक हूं? मेरे कहने का मतलब यह है, कई लोग होते हैं उनके पास पैसा तो खूब होता है लेकिन वो अपने पैसे पर रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं अब। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं उनके पास पैसा भी बहुत होता है और वो और ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपने एग्जिस्टिंग पैसे पर रिस्क भी उठाने को तैयार होते हैं। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मान लो हमारे नितिन भाई साहब हैं, नितिन भाई साहब के पास खूब पैसा है और नितिन भाई साहब मान लो जर्मन के सिटीजन है, ठीक है, तो जर्मनी का बना दिया इनको हमने। अब ये इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं। इंडिया की स्टॉक मार्केट में अगर इनको पैसा लगाना है तो एफआईआई एफपीआई का दर्जा लेना पड़ेगा। अच्छा, नितिन कहते हैं कि भाई इंडिया की स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाना है एफआईआई एफपीआई का दर्जा लेना पड़ेगा और एक बारी में मिनिमम 100 करोड़ या उससे ऊपर का पैसा कम से कम लगाना पड़ेगा, पर ट्रांजैक्शन इससे ऊपर की होगी। तो नितिन कहते हैं मेरे पास खूब पैसा है
और मैं अपने पैसे पर अकेले अपने दम पर रिस्क उठाने को भी तैयार हूं। नितिन, इंडिया की स्टॉक मार्केट में मान लो रिलायंस कंपनी के शेयर्स में 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ छोड़ो, 200 करोड़ रुपया लगा देते हैं। समझ आया? अब नितिन फॉरेन सिटीजन है, इन्होंने इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लगाया है, तो ये नितिन क्या कहलाएगा? नितिन कहलाएगा एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। समझ आया? अब दूसरा एग्जांपल, अब मान लो एक इंसान है, पैसा उसके पास भी खूब है, लेकिन वो अपने पूरे पैसे पर एक बारी में पैसा इंडिया की स्टॉक मार्केट में लगाकर रिस्क नहीं उठाना चाहता। तो एक बंदा कहता है, हम ना 10 लोग हैं, हम 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और हर बंदा 10 करोड़ ईच लगाएगा। हर बंदा 10 करोड़ ईच लगाएगा और 10 बंदे लगाएंगे, तो ये पैसा कितना हो जाएगा? 100 करोड़ हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं, हम 10 बंदों के ग्रुप में, इस ग्रुप को बोला जाता है एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ये कहते हैं हम भारत की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, हमारे पास पैसा खूब है, लेकिन हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे नहीं लगाना चाहते, हम एज अ ग्रुप लगाना चाहते हैं। हर बंदा 10-10 करोड़ रुपया लगाएगा, ओवरऑल मिलाकर अमाउंट 100 करोड़ रुपया ही हो जाएगा। मतलब भारत की स्टॉक मार्केट में जब यह पैसा लगेगा, पैसा तो कितना लग रहा है? 100 करोड़। इंडिया की स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन कितने की हो रही है? 100 करोड़। कंडीशन यही थी ना कि पर ट्रांजैक्शन 100 करोड़ या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। तो ट्रांजैक्शन तो सर 100 करोड़ की हो रही है, लेकिन इंडिविजुअल नहीं कर रहा है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। समझ आया? अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या कहलाएगी? FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया हो। जब एक बाहर का सिटीजन इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है शेयर्स में ट्रेड करने के लिए और अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लगाता है, तो वो कहलाता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। और जब कोई फॉरेन सिटीजन इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कहलाता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आई होप आपको ये सारा समझ आया। तो क्रक्स क्या निकला? FDI, FII, FPI। पहली बात, FII, FPI एक बात, FDI एक तरफ। FDI फॉरेन सिटीजन या फॉरेन कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रही है, पर्पस है बिजनेस रन करना, और बिजनेस रन करने से जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड अपने आप को बांटकर वापस लेके जाना। FII, FPI पर्पस बिजनेस को रन करना नहीं है। भारत की स्टॉक मार्केट में आज सस्ते में शेयर खरीद के कल को महंगे में बेचना मेरा पर्पस है, और शेयर के खरीद बेच से जो प्रॉफिट होगा वो मेरा अपना इनकम हो जाएगी। इंडिविजुअल अगर भारत की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है FPI, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भारत की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आई होप आपको ये समझ आया, क्लियर हो गया सारा। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी इसमें? जो भी डाउट होंगे आपके इससे रिलेटेड वो पूछ लीजिएगा। अच्छा, आपने मेरे को लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था आपसे कि स्टॉक मार्केट में किस किस चीज़ में पैसा लगाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास व्हाट्सएप पे आंसर्स भेजे हैं, बट मैं अभी आपके व्हाट्सएप चेक नहीं कर पाया था, ऑल्दो स्टिल मैंने कुछ आंसर्स चेक कर लिए थे। अब मैं वो भी डिस्कस करूँगा आपसे, लेकिन थोड़ा सा अब अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। पहले हेडिंग डालिए, इसके बाद फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, मैं आपसे अभी थोड़ी जैसे प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, FII, FPI वगैरह की हमने बातें करी, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? समझ आ रहा है आपको ये सारा? बेसिकली पहला चैप्टर है बड़ा नॉर्मल सा चैप्टर, लेकिन इस तरीके की जो मैं ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आपसे बातें कर रहा हूँ, एक तरह से इस पहले चैप्टर को करवाने के साथ साथ मेरा पर्पस ये भी है कि आगे पूरे कोर्स के लिए मैं आपका एक बेस तैयार कर दूँ। तो उसके लिए मेरे को प्रैक्टिकली ये सारी बातें साथ साथ डिस्कस करनी पड़ रही हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इंटरेस्ट आपका बन रहा होगा इन प्रैक्टिकल बातों में। चलिए, आपने हेडिंग डाली फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, शॉर्ट में नोट्स बना के चलेंगे।
सबसे पहला, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज an art. Next, business economics is a science pragmatic in nature नेक्स्ट लिखिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो थोड़ी सी जगह कम पड़ गई तो मैं यहां पे इस तरीके से लिख देता हूं, कंसर्न्ड विद माइक्रो इकोनॉमिक्स, और लास्ट, ऑल्सो कवर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, जो आपने लिखा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, इसके नीचे लिखिए एप्लाइड साइंस। जो आपने लिखा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इसके नीचे लिखिए कॉज एंड इफेक्ट। जो आपने लिखा प्रेगमेटिक इन नेचर, इसके नीचे लिखिए बेस्ड ऑन अजम्पशंस। सो बेसिकली ये तो बड़ी नॉर्मल सी बातें हो गई। सबसे पहला फीचर हमने लिखा है, अच्छा एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का पहला फीचर हमने लिखा है कि ये आर्ट है, दूसरा लिखा है साइंस है। बेसिकली यहां पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस कह दिया, आपने कॉज एंड इफेक्ट समझ लिया कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। जैसे प्राइस बढ़ेगी तो सर डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये तो हो गया कॉज एंड इफेक्ट, साइंस। लेकिन इस कॉज एंड इफेक्ट के एनालिसिस को आपको अपने बिजनेस में अप्लाई भी करना है। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं हाँ जी मेरे को आता सब कुछ है, लेकिन बिजनेस में अप्लाई कैसे करना है वो नहीं मेरे को मालूम। अब ये तो वो बात हो गई कि जैसे कोई बंदा कहता है कि भाई मेरे को ना, जैसे मैं सिंपल सी बात कहूं, आर्ट और साइंस का मतलब समझाने के लिए, इसका मतलब समझने के लिए आप इस तरीके से समझो, एक है ग्रेजुएट जिसने बीकॉम कर रखी है और एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहां से आपको इन दोनों का फर्क भी समझ आ जाएगा। जैसे एक सब्जेक्ट होता है इनकम टैक्स। अब सबने सुना होगा कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इनकम टैक्स में काम करते हैं, बड़ा सारा काम होता है सीएस का, बड़ी सारी फील्ड्स में काम होता है, वन ऑफ द फील्ड इज इनकम टैक्स। अब सर जो इनकम टैक्स का कानून है वो तो एक ग्रेजुएट भी पढ़ता है, बीकॉम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में इनकम टैक्स होता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो भी इनकम टैक्स पढ़ता है, और कानून तो सर सेम होता है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो इनकम टैक्स पढ़ रहा है वो सेम कानून पढ़ रहा है जो भारत सरकार ने लगा रखा है, और एक ग्रेजुएट का स्टूडेंट, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट जो बीकॉम कर रहा है वो भी सेम कानून पढ़ रहा है। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, जब किसी क्लाइंट को अपने टैक्सेशन सिस्टम में दिक्कत आए, जब किसी क्लाइंट को अपना टैक्स कम करवाना हो, तो वो एक ग्रेजुएट के पास जाता है या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता है? सर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक होता है कानून को पढ़ना, एक होता है कानून से खेलना। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं अभी ना थोड़ा सा आगे चल के आपको इसके प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कि किस तरीके से एक्चुअली में इस कानून को खेला जाता है। एक तो बात यह है भैया, कानून में लिख दिया कि इतनी इनकम होगी इस पे इतना टैक्स लगेगा, इतनी इनकम होगी इतना टैक्स लगेगा। कोई क्लाइंट एक ग्रेजुएट के पास जाएगा, ग्रेजुएट को कहेगा मेरा टैक्स का काम कर दो। ग्रेजुएट तो क्या करेगा, अच्छा आपकी इतनी इनकम है, कानून ये कहता है इतनी इनकम पे इतना टैक्स लग रहा है, तो सर ये आपका टैक्स बन जाएगा। क्लाइंट ये बात सुनते ही पता क्या बोलेगा, देखो ऐसा है, मैं तुम्हारे पास अपना टैक्स कंप्यूट करवाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुम मेरा टैक्स कम करो। समझ आया? ग्रेजुएट कह रहा है सर मेरे को तो ये सिखाया ही नहीं गया।
तब ये क्लाइंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको ये नहीं बताएगा कि कानून के अकॉर्डिंग तुम्हारा इतना टैक्स बनना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले ये सवाल पूछता है, ये बताओ कितना टैक्स देना है, उतना बना दूंगा, कैसे बनाऊंगा वो मेरी जिम्मेदारी, कानून से खेलना मेरे को आता है। अब इसमें प्लीज जैसे ही मैंने ये बात बोली, एक होता है कानून को ऑब्लाइज करना, एक होता है उससे खेलना। खेलने का मतलब मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं चोर बन जाओ कि भाई कानून कह रहा है कि इतना टैक्स बनेगा, मैं कह रहा हूं ऐसी तैसी कराओ, खुली चोरी। चोरी नहीं करना, लीगल तरीके से किस तरीके से कानून में लूप होल निकाल के टैक्स बचाना है। आई होप आपको समझ आया। ये वही चीज है यहाँ पे, इस जब हम इकोनॉमिक्स को साइंस कह रहे हैं और जब हम इकोनॉमिक्स को आर्ट कह रहे हैं। जब मैं इकोनॉमिक्स को साइंस कहता हूं तो मैं कहता हूं इकोनॉमिक्स का कानून क्या कहता है, बस उसकी समझ होना। जब मैं इकोनॉमिक्स को आर्ट कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं उस साइंस को, उस कानून को बिजनेस में अप्लाई करके उससे खेलना, सो दैट मेरे बिजनेस के बेनिफिट्स हो सके। वो डिफरेंस है इसमें। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, आपके पास एमसीक्यू आता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज व्हाट। आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? पहला ऑप्शन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। दूसरा ऑप्शन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। तीसरा ऑप्शन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस। अब वैसे तो 4 ऑप्शंस होंगे, मैंने 3 ही ऑप्शंस दिए, तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। ये मैं किस तरीके के एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं। कई बार ना एमसीक्यूज में कंफ्यूजन होती है कि सर ये वाला ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, ये वाला ऑप्शन भी ठीक लग रहा है। अब जो पहला ऑप्शन था, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस, बिल्कुल है, तो पहला ऑप्शन भी गलत तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, ये भी गलत नहीं है। तीसरा ऑप्शन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा चूज करेंगे आप? तीसरा ऑप्शन, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स के फीचर्स में तो साइंस भी कवर्ड अप होता है, आर्ट भी कवर्ड अप होता है, और तीसरा ऑप्शन इन दोनों को कवर्ड अप कर रहा था। आई होप आपको समझ आया ये। तो इस तरीके के एमसीक्यूज जिसमें आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग रहे हों, जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होता है, फिर आपको वो चूज करना पड़ता है। अच्छा, प्रेगमेटिक इन नेचर हमने तीसरा फीचर लिखा। प्रेगमेटिक नेचर मतलब बेस्ड ऑन अजम्पशंस। जैसे आप मोस्टली इकोनॉमिक्स में हर जगह पे क्या लिखते हैं? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो बहुत जगहों पे बहुत सारी अजम्पशंस आपको लेनी पड़ती हैं कि बाकी सारी चीजें अगर कांस्टेंट माने तो यहां पर क्या हो जाएगा। समझ आया? तो इकोनॉमिक्स की जो पढ़ाई है वो बहुत सारी अजम्पशंस पे बेस्ड है। उसका कीवर्ड क्या है? ये प्रेगमेटिक इन नेचर है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे को अभी अलग से बात करनी है। कंसर्न्ड विद माइक्रो ऑल्सो कवर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स में भले ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हम बात करते हैं कि प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसेस कम हो जाएंगी, डिमांड बढ़ जाएगी। अब मैं अपने इंडिविजुअल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि भाई अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा दूंगा तो मेरी डिमांड कम होगी, अगर मैं अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइसेस कम कर दूंगा ना तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। मैं ये सोच रहा था, ये था मेरा माइक्रो एस्पेक्ट। पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस आ गया, जिसकी वजह से पूरा भारत लॉकडाउन पे चला गया। पूरा भारत लॉकडाउन पे चला गया। ये माइक्रो एस्पेक्ट है या मैक्रो एस्पेक्ट है? ये मैक्रो एस्पेक्ट है। मेरे को एक बात बताओ, जहां पूरा भारत लॉकडाउन पे है, पूरे भारत के लॉकडाउन पे होने का मतलब है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रन नहीं होगी, डिमांड क्रिएट नहीं होगी इकोनॉमी में, क्योंकि सब घर बैठे हैं। समझ आया? अगर सर ऐसा है तो मैं अपने इंडिविजुअल बिजनेस में ये डिसीजन ले सकता हूं कि प्राइसेस कम कर दूं, डिमांड बढ़ जाएगी? नहीं ले सकता। मेरा इंडिविजुअल बिजनेस का डिसीजन प्राइसेस कम करके डिमांड को बढ़ाना, ये तभी होता अगर लॉकडाउन ना लगा होता। लेकिन मैक्रो एस्पेक्ट की वजह से जो मैं माइक्रो एस्पेक्ट में पढ़ रहा था वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है, लेकिन आपको साथ साथ मैक्रो एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे थे, एक बारी इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, नोट डालिए इसके नीचे। नोट की हेडिंग, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।
एक तरफ लिखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और एक तरफ लिखिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पहले लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर इसको सीख लेते हैं। पहला पॉइंट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, इसी के सामने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में पहला पॉइंट लिखिए, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। सेकेंड पॉइंट, इट डील्स विद द थिंग्स as they are। नॉर्मेटिव में लिखिए, इट डील्स विद द थिंग्स as they ought to be। OUGHT, as they ought to be। थर्ड पॉइंट लिखिए इसके बाद, दिस इज अ प्योर साइंस विच ओनली डिस्क्राइब्स द इशू। इसी के यहां पे थर्ड पॉइंट लिखिए नॉर्मेटिव में, दिस प्रेस्क्राइब्स अ suitable course of action। चलिए लिख लिए एक बार, लिख दीजिए एक बारी, हो गया। चलो अब बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूं। मैं किसी डॉक्टर के पास गया, मेरे को बुखार था, एग्जांपल के लिए मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा ठीक है ये लो, थर्मामीटर दिया और थर्मामीटर से कहा एक बार चेक कर लो। थर्मामीटर लगाया मैंने, डॉक्टर ने थर्मामीटर देखा, थर्मामीटर देख के कहता आपको तो बुखार है, जाओ। मैंने डॉक्टर को कहा ये क्या बात हो गई, मेरे को मालूम है मेरे को बुखार है, तभी तो मैं आपके पास आया हूं। मतलब क्या है, एक सिनेरियो में क्या है, मैं डॉक्टर के पास गया, जो दिक्कत थी डॉक्टर ने बस मेरे को वो दिक्कत बता दी, उसके लिए क्या मेजर्स लेने हैं, क्या मेडिसिन लेनी है वो तो बताई ही नहीं। तो डॉक्टर ने पहले सिनेरियो में क्या किया, सिर्फ और सिर्फ दिक्कत क्या है मेरे को वो बता दी। ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन अब डॉक्टर कहता है इस बुखार को ठीक करने के लिए आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए और ये प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेने चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वटेवर जो भी है। इस तरीके से सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन बताना सो दैट वो दिक्कत दूर हो सके, वो क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एज सिंपल एज दैट। सो बेसिकली यहां पर जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसी भी बिजनेस की जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, खराब हो, बुरी हो या अच्छी कंडीशन हो, जैसी है वैसी कंडीशन बस एक्सप्लेन करना, वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन खराब कंडीशन है तो उसको इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छी कंडीशन है उसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए और क्या करना पड़ेगा, यह बताना इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसीलिए हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में लिखा है, कीवर्ड क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव है, सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स प्रिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब के साथ साथ करना क्या चाहिए वो भी एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए यहीं से सेकंड पॉइंट निकला। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में लिखा है इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, एज इट इज, जो चीजें जैसी हैं बस उसको वैसे एक्सप्लेन करना। और नॉर्मेटिव में लिखा है इट डील्स विद द थिंग्स एज दे ऑट टू बी, चीजों को कैसे होना चाहिए था उस चीज पर फोकस होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।
समझ आ गया आपको ये? और इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पहली बात ये इसका एक कीवर्ड है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ प्लीज़ वो साथ साथ आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को प्योर साइंस भी बोला जाता है, जो कि सिर्फ इशू को डिस्क्राइब करती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन भी बताती है। समझ आ गया आपको ये? क्लियर हो गया सबको? फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं जो चीजें जैसी हैं बस उसको वैसा बताना, किसके बारे में बात कर रहा हूं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। चीजें कैसी होनी चाहिए, हाउ द थिंग्स ऑट टू बी, ये अगर मैं बात कर रहा हूं तो कौन सी इकोनॉमिक्स? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन कौन सी? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सिर्फ डिस्क्राइब करना इशू को, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को एक नाम से और जाना जाता है प्योर साइंस। प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर कौन सी इकोनॉमिक्स? नॉर्मेटिव। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर कौन सी इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया, ये सभी को समझ आ गया? अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह का कुछ लिखवाया था। अच्छा, वहां पे मैंने बात थोड़ी सी रोक दी थी। मैंने एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई पे तो डिटेल में बात कर ली थी, आगे बात नहीं करी थी जीडीपी एनआई से रिलेशन में। अब मैं थोड़ी सी आज आपसे बात करूंगा स्टॉक मार्केट की। कुछ देर के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि ये हमारे टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा है। हमारा टॉपिक में तो अभी कहीं पे स्टॉक मार्केट नहीं आया, लेकिन यहां पे मेरे को अब थोड़ी थोड़ी इस बारे में बात करनी शुरू करनी है, क्योंकि इन्हीं को फिर मैं आगे आपके टॉपिक के साथ साथ जहां जहां पे मेरे को लगेगा वहां वहां पे मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा स्टॉक मार्केट के साथ। ठीक है जी? क्योंकि बुक में क्या लिखा हुआ है वैसी इकोनॉमिक्स तो आपने खूब पढ़ ली, अब हम इसको प्रैक्टिकली लिंक करने की कोशिश करेंगे। और बिलीव मी, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो एज इट इज आपकी स्टॉक मार्केट पे अप्लाई होता है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट पे जो बहुत अच्छे से ट्रेड करना जानते हैं, अगर आप उनकी टेक्निकल लैंग्वेज सुनोगे ना, आपको लगेगा यार ये तो हमारी 11वीं 12वीं की इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है, ऐसा ऐसा ही तो हम 11th 12th में पढ़ते थे। एक्चुअली में जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं वही टेक्टीज, वही फंडा अप्लाई होता है कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में। बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने मेरे पास जवाब भेजे कि स्टॉक मार्केट में हम इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जवाब सही थे उसमें, और मतलब जो आपने बताया वो तो बिल्कुल सही बताया, उसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जिसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं स्टॉक मार्केट में किस किस चीज में पैसा लगाया जा सकता है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाता है इक्विटी में। अच्छा, बहुत बच्चों ने मेरे पास आंसर भेजा था, सर शेयर्स में पैसा लगाया जा सकता है, बॉन्ड्स में पैसा लगाया जा सकता है, डिबेंचर्स में पैसा लगाया जा सकता है। तो जब मैं इक्विटी लिखता हूं तो आप ऐसा मान लीजिए मैंने बॉन्ड, डिबेंचर, अपना इक्विटी शेयर्स, अपना प्रेफरेंस शेयर्स, सारे शेयर्स इसमें कवर्ड अप कर दिए हैं। ठीक है, बॉन्ड, डिबेंचर वगैरह भी मैंने इक्विटी की हेडिंग में कवर्ड अप कर दिए मान लो। तो सर फिर इसके अलावा और किस चीज़ में पैसा लगाया जा सकता है? कुछ एक बच्चों का जवाब आया था, सर आप ना, जैसे एक बच्चे का नाम मैं भूल रहा हूँ, एक बच्चे ने जवाब दिया था कि सर आप ना गोल्ड, सिल्वर वगैरह में भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो और कमोडिटीज़ में पैसा लगा सकते हो। बिल्कुल सही जवाब था। स्टॉक मार्केट में हम कमोडिटीज में भी पैसा लगा सकते हैं। कमोडिटीज में सर क्या क्या आ जाता है? एग्जांपल्स लिख रहा हूं, इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, मतलब ये मेटल्स होते हैं, जिंक, कॉपर वगैरह वगैरह, और मेटल्स होते हैं एल्यूमिनियम वगैरह, या फिर कुछ स्पाइसीज होती हैं, हल्दी वगैरह, इन पर भी स्टॉक मार्केट में सट्टा खेला जाता है। इस सेगमेंट में सट्टा खेलना, अच्छा मैं सट्टे का नाम ले रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसको शेयर बाजार को सट्टा बाजार बोलते हैं, ऑल्दो, ताकि किसी के मन में ये ना आए सर आप जुआ खेलना सिखा रहे हो क्या हमें। नहीं, एक्चुअली में इसको हम लोग बोल देते हैं सट्टा बाजार। सट्टा होता नहीं है ये। अगर आप बिना नॉलेज के पैसा लगाओगे, बिना नॉलेज के कोई स्टॉक मार्केट में खेलता है तो जरूर उसको सट्टा कहा जा सकता है, लेकिन अगर नॉलेज के साथ बात करी जाए तो ये सट्टा नहीं होता है, इसमें प्रॉपर टेक्निकलिटीज अप्लाई होती हैं। एनीवे, तो ये मत कहना कि सर जुआ खेलना सिखा रहे हो। जैसे मैं इसमें आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, जैसे मेरे को पसंद है ये और थोड़ा हमारे सब्जेक्ट के साथ लिंक भी होता है, तो मैं ऐसे बताता रहता हूँ, इस तरीके की बातें करता रहता हूँ, नॉलेज की भी बात करता रहता हूँ। तो ऐसे ही एक बैच में मैं इस तरीके से बात कर रहा था, स्टॉक मार्केट में बता रहा था। अच्छा,
बैच में बातें सुन के वो बच्चा मुझसे फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ था, इंटर ग्रुप 1 में भी पढ़ा था, इंटर ग्रुप में था उस टाइम पे वो बच्चा। तो ये सारी बातें सुन के उसने कहा भाई मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊंगा। तो उसने मेरे से थोड़ा बहुत पूछ के डीमैट वगैरह अकाउंट खुलवा लिया और स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा लगा लिया। अच्छा मेरे से तो वो चीज़ें पूछता था, सर इसके शेयर में पैसा लगा लूँ, इस शेयर में पैसा लगा लूँ। मेरे को जो लगता था, जो मेरे को नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको बता देता था। नालायक ने अपने घर पे नहीं बताया था। अब घर पे नहीं बताया था, जब उसके घर पे पता चला तो उसके घर वालों ने मेरे को बोला कि आपने तो हमारे बच्चे को जुआ खेलना सिखा दिया, सट्टा खेलना सिखा दिया। तो पहली बात, अभी सिर्फ इसके बारे में सीखेंगे, एक्चुअली में जाके पैसा लगाने मत बैठ जाना अभी, ठीक है। और अगर लगाओगे भी किसी की गाइडेंस ज़रूर ले लेना, पहली बात। दूसरी बात, सट्टा नहीं है ये, ठीक है। पहले तो ये नोशन मेरे को दूर करना है। एनीवे, इसके अलावा सर स्टॉक मार्केट में और किस चीज़ में पैसा लगाया जा सकता है? एक होता है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब आपने शायद नाम सुना हो, सेंसेक्स, निफ्टी। मैं लिख दो रहा हूं इस तरीके से, और भी कई सारे होते हैं। सेंसेक्स निफ्टी में भी सट्टा खेला जाता है। होता क्या है सेंसेक्स निफ्टी, अभी वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से किसी बच्चे का जवाब आया था, सर आप फॉरेन करेंसी में भी सट्टा खेल सकते हो। बिल्कुल खेल सकते हैं। फॉरेक्स, डॉलर में सट्टा खेलना, अच्छा इसी तरीके से यूरो में सट्टा खेलना, या फिर पाउंड में सट्टा खेलना, अलग अलग करेंसीज में सट्टा खेलना। कैसे होता है वो सारा देखेंगे अभी। अच्छा, जब मैंने कमोडिटीज लिखी ना, तो कमोडिटीज में जैसे मैंने गोल्ड लिखा, सिल्वर लिखा, कॉपर लिखा, जिंक लिखा, इसी तरीके से क्रूड ऑयल में भी सट्टा खेला जा सकता है। अच्छा, क्रूड ऑयल के बारे में तो अभी आजकल आप न्यूज़ सुन भी रहे होंगे। अभी मैं इसके बारे में भी आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। आपने जैसे कुछ दिन पहले की न्यूज़ सुनी होगी कि भाई जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो फ्री हो गया। मतलब जीरो से भी नीचे उसका भाव चला गया इंटरनेशनल मार्केट में, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने का मतलब कि अगर मैं आपको तेल बेच रहा हूं तो आपको तेल भी दूंगा और उसके बदले बल्कि आपको ही पैसा भी दूंगा। इसके बारे में बात करेंगे कि सर क्या ऐसा एक्चुअली में हुआ था, अगर हुआ था तो इसकी रियलिटी क्या है, क्या ऐसा कैसे हो गया। एनीवे, इसके अलावा स्टॉक मार्केट में दो चीजों में और पैसा लगाया जा सकता है। दो सेगमेंट और होते हैं स्टॉक मार्केट के। एक सेगमेंट होता है सर ऑप्शंस में पैसा लगाना, और एक सेगमेंट होता है फॉरवर्ड फ्यूचर में पैसा लगाना। ये कुछ चीजें होती है जहां जहां स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जा सकता है। इक्विटी, ऑप्शंस, फॉरवर्ड फ्यूचर्स, कमोडिटीज, इंडेक्स, फॉरेक्स। अब सर ये होता क्या है एक एक करके। सबसे पहले तो इक्विटी में तो मैंने आपको बता दिया, नॉर्मली मेरे को किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, इक्विटी शेयर खरीदना है, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, सब मैंने यहां पे कवर्ड अप कर दिया। ऑप्शन, फॉरवर्ड, फ्यूचर पे अभी आऊंगा। कमोडिटीज आपको समझ आ गया होगा। गोल्ड खरीदना है, आज 30,000 का मान लो गोल्ड का रेट चल रहा है, मैंने 30,000 का गोल्ड खरीद लिया, कल को 32,000 रुपए का इसका रेट हो गया। 30,000 का खरीद के कुछ टाइम बाद 32,000 में इसको बेच दिया, 2,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। इस तरीके से गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर, जिंक, जितने भी और मेटल्स हैं या फिर और कमोडिटीज हैं जिन जिन में सट्टा खेलना अलाउड है स्टॉक मार्केट में, उन पे ट्रेड करना, कमोडिटीज में ट्रेड करना। इंडेक्स, इसकी मैं बात करूंगा। फॉरेक्स, डॉलर वगैरह पे, इसका तो एक एक करके एक बार अभी ये ट्रेड डिस्कस कर ही लेते हैं। सबसे पहले फॉरेक्स का बता रहा हूं मैं, फॉरेक्स में होता क्या है। फॉरेक्स का ट्रेड तो बिल्कुल सिंपल तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लो 1 अप्रैल 2019 है और आज $1 का रेट 60 रुपए के बराबर चल रहा है, ठीक है। अब मेरे को लगता है कि आज से एक महीने बाद 1 जून 2019 को, ऐसा मेरे को लगता है। कब लगता है? 1 अप्रैल को, हुआ नहीं है अभी ऐसा। 1 अप्रैल के दिन पे मैं खड़ा हूं। 1 अप्रैल के दिन $1 60 रुपए का चल रहा है और मेरे को लगता है आज से एक महीने बाद $1 का रेट 70 रुपए हो जाएगा। मैंने इस बात की आपसे शर्त लगा दी कि आज $1 60 रुपए का चल रहा है और आज से एक महीने बाद यही $1 70 रुपए का हो जाएगा, मतलब डॉलर बढ़ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो 1 लाख रुपए की शर्त है। अगर ऐसा हो गया तो आप मेरे को 1 लाख रुपए दे देना। अगर ऐसा नहीं हुआ, $1 70 रुपए के बराबर नहीं पहुंचा, तो मैं शर्त हार जाऊंगा, मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। ये मैं बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूं फॉरेक्स में किस तरीके का सट्टा खेला जाता है। एक्चुअली में इसकी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं होती है। सिंपल बेसिक समझाने के लिए, क्योंकि अभी बेसिक से ही स्टार्ट करा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे इसका।
तो इतनी बात आपको समझ आ गई। मतलब फॉरेन करेंसी के भाव पर सट्टा खेला जाता है कि आपको लगता है बढ़ेगा तो उस पे भाव लगा दो कि बढ़ेगा इसका 1 लाख रुपए की शर्त, घटेगा इस पे 5 लाख रुपए की शर्त, वट जो भी भाव चल रहा होगा। अच्छा, ये तो हो गया फॉरेक्स। उसके बाद मैंने लिखा था इंडेक्स में भी ट्रेड किया जा सकता है। अब सर इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है, पहली बात, भारत में दो सबसे बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भारत की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भारत की जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज हैं उनके शेयर्स लिस्टेड हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनीज हैं उनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं। समझ आया? अच्छा, यहां पे आपके मन में इतनी बात में एक डाउट आ सकता है, सर अगर आप कह रहे हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भारत की टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड होती हैं, तो सर एक बात बताओ, टॉप 30 कंपनीज यहां पे हैं, जो टॉप 30 में हैं वो तो टॉप 50 में कवर्ड अप हो ही रही होंगी। तो सर एक बात बताओ, जो पहली 30 कंपनीज हैं क्या वो बीएससी और एनएससी पे कॉमन होती हैं? हाँ बिल्कुल, जो पहली 30 कंपनीज हैं वो बीएससी में भी वही कंपनीज हैं, एनएससी में भी वही कंपनीज हैं। जैसे आपकी रेफरेंस के लिए बताऊं, आज के टाइम पर जो नंबर 1 कंपनी चल रही है, पहले नंबर पे जो कंपनी चल रही है वो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, बीएससी में भी पहले नंबर पे आ रही है, एनएससी में भी पहले नंबर पे आ रही है। समझ आया? एनएससी में बस पहले 30 के बाद 31, 32, 33 अगली 20 कंपनीज और आ जाती हैं। समझ आया? अच्छा, जो एनएससी में 50 कंपनीज हैं, हर कंपनी के शेयर का कुछ ना कुछ प्राइस चल रहा होगा। इन सभी कंपनीज के शेयर के प्राइस का जो मिक्स्ड रेट है, उस मिक्स्ड भाव को, मिक्स्ड रेट को बोला जाता है निफ्टी। मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उस पे जो भारत की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड हैं, उन सभी कंपनीज का मिलाकर जो रेट है वो कितना है? वो होता है निफ्टी का स्कोर। जैसे इस टाइम पे निफ्टी का स्कोर 7000 समथिंग में चल रहा है, एग्जैक्ट नहीं है, 7000 समथिंग है इसके आगे। अच्छा, इसी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड हैं, इनके शेयर का प्राइस कुछ ना कुछ होगा। इन सभी शेयर्स का जो कंबाइंड रेट है उसको यहां पे बोला जाता है सेंसेक्स। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिफ्लेक्ट कौन करता है? सेंसेक्स रिफ्लेक्ट करता है। सेंसेक्स क्या है? ग्रुप ऑफ 30 कंपनीज का भाव। निफ्टी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ग्रुप ऑफ 50 कंपनीज का भाव। समझ आ गया आपको ये? बाय द वे, ये जो निफ्टी है ये बना ही ऐसे है, इसको बोला जाता है एनइफ्टी। इसको कंबाइंड करके निफ्टी बोल देते हैं, वैसे ही होता है n.ifty। एन स्टैंड्स फॉर एनएससी, इफ्टी मतलब 50, 50 का एफ हटा दिया, इफ्टी रख दिया, तो निफ्टी का मतलब निफ्टी 50, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 कंपनीज। समझ आया आपको ये? अच्छा, अब बेसिकली मान लो सेंसेक्स का भाव आज 35,000 पॉइंट चल रहा है, ठीक है, सेंसेक्स 35,000 पे चल रहा है। इतना समझ आ गया ना आपको सेंसेक्स है क्या? अब इसके बारे में भी डिटेल में भी धीरे धीरे बात करेंगे। अभी तो मैंने आपको बस इतना बता दिया कि टॉप 30 कंपनीज का जो मिक्स्ड रेट होता है वो सेंसेक्स है, लेकिन इसका भाव निकलता कैसे है? निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, 50 कंपनीज की ग्रुप का जो ग्रुप रेट आ रहा होगा उसको निफ्टी कहते हैं, लेकिन ये रेट भी आता कैसे है, किस तरीके से, क्या काम होता है इसमें, वो धीरे धीरे अभी आगे लेवल बढ़ाएंगे। अभी बिल्कुल बेसिक पे बात करना चाह रहा हूं मैं। अब इंडेक्स में जब ट्रेड किया जाता है, सेंसेक्स निफ्टी में जब ट्रेड किया जाता है, तो उसमें सिंपल सी एक बात बोली जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे आज शर्त लगाता हूं कि आज सेंसेक्स 35,000 है और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में, क्योंकि आज कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, तो आने वाले टाइम में ये सेंसेक्स गिरेगा, पूरा का पूरा मार्केट क्रैश करेगा, और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में ये 30,000 पे पहुंचेगा। इस बात की मैंने आपसे शर्त लगाई और मैंने इस शर्त का भाव रख दिया 1 लाख रुपए। मतलब मैं आपसे शर्त लगा रहा हूं, आप कौन? स्टॉक एक्सचेंज। मैं आपसे स्टॉक एक्सचेंज से शर्त लगा रहा हूं कि आज सेंसेक्स 35,000 चल रहा है, मेरे को लगता है आज से 1 महीने बाद ये 30,000 पे गिर जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं जीत जाऊंगा और मेरे को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं हार जाऊंगा, आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। इस तरीके की शर्त लगाना, इस तरीके से ट्रेड करना, सेंसेक्स निफ्टी में ट्रेड करना मतलब इंडेक्स में ट्रेड करना कहलाता है। अच्छा, ऑप्शन फॉरवर्ड फ्यूचर्स क्या होता है?
अब इसमें होता क्या है, जैसे नॉर्मली अब ऑप्शन फॉरवर्ड फ्यूचर्स में ना दो तरीकों की बातें आती हैं। पहली बात, ऑप्शंस और फॉरवर्ड फ्यूचर्स ये दोनों में एक बात कॉमन है। पहले वो मैं कॉमन बात बता रहा हूं। एक बात सुनिए, नॉर्मली अगर मेरे को कोई चीज बेचनी है तो पहले मेरे पास वो चीज होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं आज अपनी मार्केट में चला जाऊं, मार्केट में जाके मैं चिल्लाना शुरू कर दूं BMW गाड़ी खरीद लो, BMW गाड़ी खरीद लो, BMW गाड़ी खरीद लो। 4-5 लोग आके इकट्ठे हो गए, हाँ भाई BMW गाड़ी बेचने की बात कर रहे थे, बेचो। मैं कह रहा हूं है नहीं, लेकिन वो सारे लोग कहेंगे कौन पागल आदमी है, इसको कहीं आगरा वागरा छोड़ के आओ। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आप अगर कोई चीज बेचने की बात कर रहे हैं, वो चीज बेच तो आप तभी सकते हैं ना जब आपके पास वो चीज होगी। मेरे कहने का मतलब है, पहले नॉर्मली आप किसी चीज को बाय करते हो, जब आपके पास वो चीज आ जाती है फिर आप उसको सेल करते हो। समझ आया आपको ये? अच्छा, स्टॉक मार्केट में आप ऐसे तो ट्रेड कर ही सकते हो कि आप पहले किसी शेयर को खरीदो, जब आपके पास वो शेयर आ जाए फिर उसको बेच दो, जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। समझ आया? अब ये बात तो तब फिट बैठती है, मान लो आज किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए है, ठीक है और मान लो हम ज्योतिष हैं, हमें आने वाले टाइम में इस शेयर में क्या होने वाला है वो हमको मालूम है। 1 मिनट के लिए ऐसा मान लो, और मान लो कल इस शेयर का प्राइस 120 हो जाएगा, अगले दिन इस शेयर का प्राइस 150 हो जाएगा, अगले दिन इस शेयर का प्राइस 200 हो जाएगा। मतलब यहां पे मैंने आपके सामने क्या सिनेरियो रिप्रेजेंट किया है, मार्केट बढ़ रहा है, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है हर दिन। समझ आया? तो सर इस सिनेरियो में तो बिल्कुल सही बात बैठती है कि आज इस शेयर को खरीद लो क्योंकि आज ये सस्ता है, और कुछ दिन बाद ये शेयर महंगा हो जाएगा, 200 रुपए का हो जाएगा, तो जब महंगा हो जाएगा तो इसको बेच देना। 200 रुपए में कुछ दिन बाद बेचोगे, जब बेचने जाओगे तो आपके पास ऑलरेडी ये शेयर होना चाहिए, क्योंकि हमने पहली बात यही समझी थी, किसी चीज को बेच आप तभी सकते हो जब आपके पास वो चीज होगी। तो आपने आज वो चीज खरीद ली सस्ती, कुछ दिन बाद उसको बेच दिया महंगा, 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गई सिंपल ट्रांजैक्शन। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आज शेयर का प्राइस चल रहा है 200, कल इस शेयर का प्राइस हो जाएगा 150, परसों इस शेयर का प्राइस हो जाएगा 120, और उसके अगले दिन इस शेयर का प्राइस हो जाएगा 80। ये सिनेरियो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है जब पूरा मार्केट आने वाले टाइम में क्रैश कर रहा हो। अब सर एक बड़ी सिंपल सी बात, अगर आप इसी फंडा पे चलो कि हम तो भाई किसी चीज को तभी बेच सकते हैं जब मेरे पास वो चीज होगी, तो मेरे को पहले वो चीज खरीदनी पड़ेगी, मेरे पास वो चीज आएगी, फिर मैं उसको बेच सकता हूं। अगर मैं इसी फंडा पे चलूं स्टॉक मार्केट में, तो मेरे को आज ये शेयर खरीदना पड़ेगा 200 रुपए का, 200 रुपए का ये शेयर खरीदूंगा, मेरे पास आएगा, फिर मैं इसको 80 रुपए का बेचूंगा, क्योंकि हम बेच तभी सकते हैं जब मेरे पास कोई चीज होगी। तो सर फिर तो ये मेरे को लॉस हो गया यहां पे 120। इसी वजह से स्टॉक मार्केट आपको कहती है, क्या कहती है स्टॉक मार्केट, आपको रिवर्स ट्रांजैक्शन एंटर करनी है ना, आप रिवर्स ट्रांजैक्शन एंटर कर सकते हो। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? मतलब मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, आपके पास अगर आज कोई शेयर नहीं भी है तो भी आप उस शेयर को आज बेच सकते हैं इस शर्त पे कि फ्यूचर में उसको बाय जरूर करेंगे। दोबारा रिपीट करता हूं, आपके पास अगर आज कोई शेयर नहीं भी है तो भी आप उस शेयर को आज बेच सकते हैं इस शर्त पे कि फ्यूचर में उस शेयर को बाय जरूर करेंगे। स्टॉक मार्केट कहती है हमें बाय और सेल, परचेज और सेल, इसकी ट्रांजैक्शन पूरी करनी है ताकि सेल और परचेज को माइनस करके हम प्रॉफिट निकाल सकें। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि आपने पहले परचेज किया था या पहले सेल किया था। मतलब स्टॉक मार्केट कहता है आपको आज अगर सेल करना भी है, आपके पास आज शेयर नहीं है, तो भी आप इस शेयर को आज 200 रुपए में सेल कर सकते हो इस शर्त पे कि कुछ टाइम बाद इस शेयर को बाय जरूर करोगे। समझ आया आपको ये? अगर मैं यहां पे इस सिनेरियो में रिवर्स ट्रांजैक्शन एंटर कर दूं तो मेरे को 120 रुपए का अभी भी प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब यहां पे मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी है, मार्केट अगर आने वाले टाइम में बढ़ रहा हो,
आपको लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट बढ़ेगा, ऊपर जाएगा शेयर का भाव, तो आप सीधी ट्रांजैक्शन करो, पहले बाय करो, आने वाले टाइम में मार्केट बढ़ जाएगी, शेयर महंगा हो जाएगा, बेच देना। आपको लगता है आने वाले टाइम में मार्केट क्रैश करेगा, मार्केट गिरेगा, शेयर का प्राइस गिरेगा, तो आप रिवर्स ट्रांजैक्शन एंटर कर लो। अगर आज शेयर का प्राइस 200 है और आने वाले टाइम में मार्केट गिरेगा, तो आज शेयर महंगा है, आने वाले टाइम में सस्ता होने वाला है, महंगा है, महंगे में बेच डालो, आने वाले टाइम में सस्ता हो जाएगा, सस्ते में खरीद लेना। समझ आया आपको? ये क्लियर हो गया? ये जो रिवर्स ट्रांजैक्शन है, ये रिवर्स ट्रांजैक्शन एंटर करने के लिए आपको या फॉरवर्ड फ्यूचर जो मैंने लिखा था, ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। आपको सीधी ट्रांजैक्शन करनी है, पहले बाय करके सेल करना है, आप नॉर्मली इक्विटी वाले सेगमेंट में कर सकते हो। आपको रिवर्स ट्रांजैक्शन एंटर करनी है तो आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। मतलब रिवर्स ट्रांजैक्शन करने के लिए ऑप्शन और फॉरवर्ड फ्यूचर होते हैं। सर ये तो इन दोनों की सेम बातें हो गई, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है डिफरेंस पे भी अभी आऊँगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही मैं इतना बताता हूँ ना, तो एक मन में ना एक बड़ी क्यूरियोसिटी आती है, एक क्वेरी आती है, सर एक बात बताओ, आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंग तो आने वाले टाइम में अगर मार्केट बढ़ता है तो भी हम पैसा कमा सकते हैं, आने वाले टाइम में मार्केट क्रैश होता है, हम तो यहाँ पे आप दिखा रहे हो तो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो सर एक बात बताओ, हमने अपने घर वालों से भी, कुछ बच्चों ने शायद अपने घर वालों से भी सुना होगा, और बहुत लोग कहते हैं मार्केट के बारे में कि सर स्टॉक मार्केट में नुकसान हो जाता है। जैसे न्यूज़ में आता है कि मार्केट गिर गई, मार्केट क्रैश कर गई, शेयर के प्राइस कम हो गए, तो लोग सिर पकड़ लेते हैं, ओहो हो नुकसान हो गया। सर या तो आप गलत बता रहे हो या फिर वो न्यूज़ गलत है। मतलब मार्केट क्रैश होता है, मार्केट गिरता है, आप तो बता रहे हो तब भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है, फिर लोगों को नुकसान कैसे हो जाता है? फिर तो सर स्टॉक मार्केट में कभी नुकसान ही नहीं हो सकता अगर आपके अकॉर्डिंग हम चलें। इस बात को अब मैं क्लियर करता हूं। पहली बात, आपने वॉरेन बफे का नाम सुना है? वॉरेन बफेट, अगर सुना हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं सुना हुआ तो मैं बता देता हूं। वॉरेन बफेट, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो वॉरेन बफेट आपके भगवान होने चाहिए। क्यों? वॉरेन बफेट वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं। मात्र 5-6 हजार रुपए से शुरुआत करी थी इन्होंने, और आज वर्ल्ड के थर्ड, पता नहीं फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड आते हैं ये, और सारी वेल्थ इन्होंने स्टॉक मार्केट से बनाई है। ठीक है जी। और सर ये वॉरेन बफे कहते हैं, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। दोबारा रिपीट करता हूं, क्या बोलते हैं ये? इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। और सर इसी तरीके के ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड की वजह से ये बात बोलते हैं। जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती, नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आज शेयर खरीद के कल को बेचना है और प्रॉफिट कमाना है। बहुत लोगों को यह मालूम ही नहीं होता कि आप रिवर्स ट्रांजैक्शन भी एंटर कर सकते हो। अगर आपको आने वाले टाइम में मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है तो आप रिवर्स ट्रांजैक्शन एंटर करो, आज सेल कर दो, आने वाले टाइम में खरीद लेना। आज महंगा है, महंगे में बेच दो, आने वाले टाइम में मार्केट गिरेगी, सस्ते में बाय कर लेना, प्रॉफिट तब भी है। और अगर आने वाले टाइम में मार्केट आपको उठती हुई नजर आती है, बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो फिर आज सस्ता है, आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा। आज सस्ता है, बाय कर लो, आने वाले टाइम में महंगा हो जाएगा, बेच देना, प्रॉफिट कमा लेना। सिंपल सी बात है, सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है, प्रॉफिट हो जाएगा। अब पहली चीज, बहुत लोगों को तो यह मालूम नहीं होता, और जिन लोगों को मालूम भी होता है तो भी सर एक दिक्कत है। क्या? मैंने तो आपको समझाने के लिए ये भाव रख दिए कि आज 200 का चल रहा है, और मैंने बोला मान लो हम ज्योतिष हैं, हमें मालूम है आने वाले टाइम में मार्केट गिरेगी, और यहां पे मैंने आपके सामने आपको समझाने के लिए भाव रख दिया कि हमको मालूम है आने वाले टाइम में मार्केट बढ़ेगी और ये भाव होने वाले हैं। प्रैक्टिकल मार्केट में आपको क्या पता कि आज किसी शेयर का प्राइस अगर 100 रुपए चल रहा है, कल को क्या होने वाला है। मतलब फ्यूचर में होने क्या वाला है, फ्यूचर का फोरकास्ट होगा क्या, वो फोरकास्ट लगाना, ये मेन होता है सीखना। मेरे कहने का मतलब है, ये टेक्निक्स अगर सीख भी लोगे कि आज बेच भी सकते हैं, कल खरीद सकते हैं, या आज खरीद के कल को बेच सकते हैं, ये टेक्निक अगर आ भी गई तो ये फोरकास्ट कैसे लगाओगे? ये फोरकास्ट आपको कोई किताब, कोई बुक नहीं सिखा सकती है। ये आपकी मार्केट की नॉलेज, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस
ये आपको सिर्फ वो सिखा सकता है। सालों साल की मेहनत होती है लोगों की, सालों साल का एक्सपीरियंस होता है, मार्केट की नॉलेज रखते हैं, डेली बेसिस पे अपने आप को मार्केट में अपडेट रखते हैं, तब जाके आप ये फोरकास्ट लगाने के काबिल होते हैं। तो अगर आप में से जिन जिन बच्चों का, वैसे तो मैं कहूँगा सभी को, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, आपको इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है जी। तो सभी को मार्केट में चल क्या रहा है उसकी अपडेशन अब रखना शुरू करिए। यहां से मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि अभी मार्केट में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे अगर लगाने की जरूरत पड़ेगी भी, वो मैं आपको साथ साथ आपको गाइड करूंगा जितना मेरे से हो पाएगा। लेकिन मैं अभी के लिए आपको जरूर बोलूंगा, थोड़ा सा मार्केट में चल क्या रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पे, उसके साथ साथ अपने आप को अपडेट रखना शुरू करिए। इनफैक्ट इसमें मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस करना चाहता हूं कि एक काम करते हैं, डेली बेसिस पे कोई ना कोई जो नई न्यूज आ रही होगी इकोनॉमिक फ्रंट पे, उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे 5 मिनट 7 मिनट लगा के, ताकि डेली बेसिस पे मार्केट में चल क्या रहा है उसकी नॉलेज हमें मिले, ठीक है। एनीवे, सो बेसिकली ये फोरकास्ट की हम बात कर रहे थे, मेन होता है ये फोरकास्ट लगाना। एनीवे, आपको ऑप्शन फॉरवर्ड फ्यूचर समझ आ गया, होता क्या है रिवर्स ट्रांजैक्शन करना। अब सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, फटाफट से मैं इसका डिफरेंस आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। डिफरेंस ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, और आज किसी शेयर का प्राइस 200 रुपये चल रहा था, और मेरे को ऐसा लगता था कि कल इस शेयर का प्राइस 180 हो जाएगा, उसके अगले दिन इस शेयर का प्राइस 150 हो जाएगा, उसके अगले दिन इस शेयर का प्राइस 80 हो जाएगा। मतलब मेरे को मार्केट गिरती हुई नजर आ रही थी आने वाले टाइम में। तो मैंने आज इस शेयर को बेच दिया इस शर्त पे कि फ्यूचर में इस शेयर को बाय कर लूंगा। समझ आया? और मैंने ये शर्त इस दिन की लगा ली, ठीक है, समझ आया? आज मान लो आज की डेट है 1 अप्रैल 2019, और जिस दिन मेरे को लग रहा था शेयर का प्राइस 80 हो जाएगा, मान लो उस दिन डेट है 10 अप्रैल 2019। मैंने कह दिया कि आज 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट लगा रहा हूं और 200 रुपए का आज शेयर चल रहा है, आज मैं बेचूंगा क्योंकि मेरे को आने वाले टाइम में लगता है मार्केट गिर जाएगी। तो स्टॉक मार्केट कहती है मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक मार्केट क्या कह रही है? आज आप कोई शेयर बेच सकते हो इस शर्त पे कि फ्यूचर में शेयर को बाय जरूर करोगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 10 अप्रैल को जो भी भाव चल रहा होगा उस भाव पर मैं इस शेयर को बाय कर लूंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा था भाव 80 रुपए पर पहुंच जाएगा 10 अप्रैल को। लेकिन ये था मेरा फोरकास्ट। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्चुअल में हो क्या गया। मैंने आज 1 अप्रैल 2019 को 200 रुपए में शेयर सेल तो कर दिया इस उम्मीद में कि मार्केट गिरेगी, 180 150 रुपए का रेट हो जाएगा। लेकिन मार्केट अगले दिन से चढ़ना शुरू हो गई। अगले दिन रेट हो गया 210, उससे अगले दिन हो गया 220। जिस दिन सेटलमेंट थी 10 अप्रैल थी, जिस दिन मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना था, सेल कर रखा था, बाय करके खत्म करना था, उस दिन इस शेयर का रेट चल रहा है 290। अब अगर मेरे 290 में इस शेयर को अब बाय करता हूं तो मेरे को बाय करना पड़ेगा कितने में? 290 में। सेल कितने में किया हुआ है? 200 में। तो मेरे को 90 रुपए का लॉस हो जाएगा, जबकि मैं सोच रहा था कि मैं बाय करूंगा 80 रुपए में, सेल करूंगा 200 रुपए में, और मेरे को 120 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ये मैंने सोचा था अपने फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअली में मार्केट उल्टा पड़ गया और मेरे को 90 रुपए का लॉस हो गया। समझ आया? लेकिन अगर मैंने ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया था और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर मेरा फोरकास्ट उल्टा पड़ जाता है तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने से मना कर सकता हूं। मैं कहता हूं मैंने शेयर खरीदा हुआ था, मैं कहता हूं मैंने शेयर बेचा हुआ था 200 रुपए में, इस शर्त पे बेचा हुआ था कि 10 अप्रैल को जो भी भाव चल रहा होगा उस भाव पर शेयर को बाय कर लूंगा। लेकिन अब यह भाव 290 हो चुका है, मैं ये शर्त तोड़ना चाहता हूं, इस शर्त को मैं पूरा नहीं करना चाहता हूं। मैं कर सकता हूं ऐसा। और अगर जो फोरकास्ट मैंने किया था अगर यही सच हो जाता, मतलब शेयर का प्राइस एक्चुअली में गिर जाता और 10 अप्रैल को 80 हो जाता, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा था। अब मैं कहता हूं मैं इस शर्त को पूरा करना चाहता हूं, 120 रुपए का प्रॉफिट। ये है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। मेरे कहने का मतलब फ्यूचर में आपको एक्चुअली में प्रॉफिट हो रहा है,
आप शर्त को पूरा कर लो और प्रॉफिट कमा लो। आपको फ्यूचर में नुकसान हो रहा है, आप शर्त को तोड़ दो, पूरा मत करो। ये आप तभी कर सकते हो अगर आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया है। समझ आया? सर अगर मैंने ये फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया होता तो क्या होता? सर अगर आपने ये फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया होता और आपने आज शेयर 200 रुपये का सेल किया है और फ्यूचर में 210 हो गया, 220 हो गया और 10 अप्रैल जिस दिन सेटल करना था उस दिन 290 हो गया, आप मना नहीं कर सकते। जैसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जब आपका फोरकास्ट उल्टा पड़ गया था तो आपने मना कर दिया था, मैं अब इस शर्त को पूरा नहीं करना चाहता। अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड फ्यूचर के नाम से किया था तो आप इस शर्त को नहीं तोड़ सकते, आपको यह शर्त पूरी करनी पड़ेगी। आपने 200 रुपये में सेल किया था और आपने खरीदने का प्रॉमिस किया था 10 अप्रैल को, जो भी भाव चल रहा होगा, तो 10 अप्रैल को 290 का भाव चल रहा है, आपको इस भाव पर यह शेयर खरीदना ही पड़ेगा और 10 अप्रैल को ही खरीदना पड़ेगा और 90 रुपये का आपको लॉस हो जाएगा। क्रक्स क्या निकला? अब मैं आपके सामने क्रक्स रखता हूं। सर नॉर्मल ट्रांजैक्शन करना, पहले किसी चीज़ को खरीद कर वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी फिर उसको बेचना, ये है नॉर्मल ट्रांजैक्शन। अगर मेरे को रिवर्स ट्रांजैक्शन करनी है, आज मेरे पास कोई शेयर नहीं भी है तो भी उस शेयर को बेचना इस शर्त पे कि फ्यूचर में कभी ना कभी खरीदूंगा, क्या ऐसा कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट में ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ता है, कहां पे ट्रेडिंग करनी पड़ती है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बात हो गई थी कॉमन बात, रिवर्स ट्रांजैक्शन करना। डिफरेंशियल बात अब क्या आई थी? अगर आपने आज किसी शेयर को सेल किया है और फ्यूचर में आप उसको खरीदना चाहते थे लेकिन अब आपका फोरकास्ट उल्टा पड़ चुका है, आप इस शर्त को पूरा नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस शर्त को तोड़ सकते हैं, मना कर सकते हैं इस शर्त को पूरा करने के लिए, अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आप नहीं कर सकते, शर्त को नहीं तोड़ सकते, आप बाउंड हैं। आपको ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी, भले ही आपको प्रॉफिट हो रहा हो या आपको लॉस हो रहा हो। यहाँ पे आपके मन में एक क्यूरियोसिटी और आई होगी, वो पक्का ये आई होगी, सर अगर ऐसा है तो कोई भी इंसान फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो करता ही नहीं होगा, क्योंकि फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में तो लॉस हो रहा हो तो भी करना पड़ेगा पूरा, प्रॉफिट हो रहा हो तो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हो रहा हो तो पूरा कर लेंगे, लॉस हो रहा होगा तो मना कर देंगे। तो फिर तो सर हर इंसान ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करता होगा, फॉरवर्ड फ्यूचर तो कोई करता ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मैंने अभी आपको बेसिक बताया है, और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी और कई तरीके की चीज़ें होती हैं जिस वजह से लोग फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। समझ आ गया? वो आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, मैं पूरा अभी इस पर और ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा, बेसिक मेरे को बताना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ऑप्शन फॉरवर्ड फ्यूचर सारे समझ आ गए। अच्छा, अब एक लास्ट बाकी करेंगे, जो आपका ये इक्विटी ऑप्शन फॉरवर्ड फ्यूचर्स वगैरह होते हैं ना, इनमें जब भी हम ट्रेड करते हैं, अब ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अभी तक जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया ये कहीं ना कहीं आपके टॉपिक से लिंक होगा अभी आगे इस चैप्टर में या अगले चैप्टर में, कहीं ना कहीं सारा आपके कोर्स में लिंक होना है। अब जो मैं आगे बता रहा हूँ ये सिर्फ आपकी एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जैसे इक्विटी में हम ट्रेड करते हैं, जैसे इक्विटी में हम ट्रेड करते हैं, इनके आगे ना कुछ कुछ लिखा होता है। इक्विटी के आगे लिखा होता है 1x, ऑप्शंस के आगे लिखा होता है 5x, फॉरवर्ड फ्यूचर के आगे लिखा होता है 20x, कमोडिटीज के आगे लिखा होता है 50x, इंडेक्स के आगे लिखा होता है 100x, फॉरेक्स के आगे लिखा होता है 400x। अच्छा, बाय द वे जो मैंने ये 1x, 5x, 20x, 50x वगैरह लिखा है, ये फ्लक्चुएटिंग होता है, ये सेम नहीं होता, ये अलग हो सकता है इक्विटी पे ये आज कुछ और चल रहा हो। जैसे मैं आपको अभी की बात बताता हूं, कुछ दिन पहले का मैं आपको बताता हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर पे, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहा हूं, एसीसी सीमेंट्स लिमिटेड करके कंपनी है, उसके शेयर पे एक दिन 3x चल रहा था इक्विटी पे ही, जो मैंने 1x लिखा है, एक दिन इस पे 11x चल रहा था। तो मेरे कहने का अभी मतलब ये है, ये मैंने आपकी रेलेवेंस के लिए, आपकी रेफरेंस के लिए सिर्फ लिखा है, ये फ्लक्चुएटिंग हो सकता है। अगर आप आज चेक करेंगे तो ये हो सकता है डिफरेंट होगा। सर ये कहाँ पे चेक करते हैं वो भी बताऊंगा अभी धीरे धीरे आपकी नॉलेज के लिए। सर इसका मतलब क्या है, चलो अब सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे फॉरेक्स के आगे 400x है, मैं फॉरेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, जिसके आगे 400x मैंने लिखा है, इसके रेफरेंस से आपको बताता हूं।
बेसिकली फॉरेक्स के आगे 400x लिखने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल नितिन भाई साहब हैं, ठीक है जी, और एक मैं हूं। नितिन भाई साहब और मैंने शर्त लगाई। क्या शर्त लगाई? आज $1 मान लो 70 रुपए का चल रहा था। मैं शर्त लगा रहा हूं, मैं नितिन को बोल रहा हूं, नितिन भाई साहब सुनो मेरी बात, आज से 1 महीने बाद देख लेना ये जो $1 है ये 90 रुपए से 95 रुपए के बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा, ठीक है। नितिन ने कहा चलो ठीक है, आओ लगाते हैं इस बात की शर्त। ठीक, कितने रुपए की शर्त? मैंने कहा यह शर्त मैं 1 लाख रुपए की लगाता हूं, ठीक है, और मैंने अपनी जेब से लाख रुपए निकाल के बीच में रख दिए। नितिन ने कहा अगर यह शेयर 90 रुपए से नीचे रह गया या 95 से ऊपर चला गया तो तुम यह शर्त हार जाओगे। मैंने कहा बिल्कुल हार जाऊंगा यह शर्त। समझ आया आपको ये? अब अगर ये भाव, यहां तक की बात समझ आ गई? अब मान लो ये नितिन स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि नॉर्मली तो मेरे को स्टॉक एक्सचेंज के रेलेवेंस से आपको समझाना है। ये मैंने ये शर्त स्टॉक एक्सचेंज से लगाई है कि आज से 1 महीने बाद $1 का भाव 90 रुपए से 95 के बीच में हो जाएगा। 1 महीना गुजर गया, एक्चुअली में 1 महीने बाद मान लो एक्चुअल में $1 का भाव 92 हो गया। मैं शर्त जीत गया। मैंने शर्त कितने की लगाई थी? लाख रुपए की। लेकिन जब मैं अपना अकाउंट चेक करूंगा, शर्त तो मैं जीत गया हूं, तो मैं क्या सोच रहा हूं मेरे अकाउंट में कितने पैसे आ जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज से? 1 लाख रुपए। लेकिन जब मैं अपना अकाउंट चेक करूंगा, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं, मेरे अकाउंट में 1 लाख इंटू 400 4 करोड़ रुपए आएगा। लाख रुपए लगाकर 4 करोड़ रुपए का सट्टा खेला है मैंने एक तरह से। यह है फॉरेक्स। यह है इसका मतलब, फॉरेक्स के आगे 400x होने का मतलब। कहने का मतलब यह है, स्टॉक एक्सचेंज कहती है फॉरेक्स के आगे अगर 400x है तो आप लाख रुपए लगाकर 4 करोड़ रुपए तक का सट्टा खेल सकते हो। लाख रुपए लगाकर अगर शर्त जीत गए तो 4 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। लेकिन सर अगर ये शर्त में हार गया, डॉलर का रेट 90 को टच नहीं किया, ये 89 रह गया, मैं शर्त हार गया। मैंने शर्त कितने की लगाई थी? लाख रुपए की। कितने देने पड़ जाएंगे? 4 करोड़ रुपए। जेब में कितना था? लाख रुपया। कितना देना पड़ेगा? 4 करोड़ रुपए। 3 करोड़ 99 लाख, 3 करोड़ 99 लाख। डाउन हो जाऊंगा, कहां से लाऊंगा इतना पैसा? बाय द वे, ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट को एक बहुत बड़ा सट्टा कहा जाता है, और कहा जाता है स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क है। और इसीलिए कहा जाता है, शायद आपने भी सुना हो, कि स्टॉक मार्केट में कई लोग तो रातों रात अमीर हो जाते हैं। कैसे अमीर हो जाते हैं? लाख रुपए लगाए, जीत गए तो सीधा 4 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और मान लो कोई बंदा लाख रुपए ना लगा के 10 लाख रुपए लगा देता है। 10 लाख रुपए लगाने का मतलब है 10 लाख इंटू 400, 40 करोड़ रुपए। 10 लाख रुपए लगा के 40 करोड़ रुपए जीत सकते हो। लेकिन हार गए तो आपने ये भी सुना होगा कि बहुत अमीर इंसान था और सड़क पे आ चुका है। समझ आ गया? तो कहने का मतलब है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसी तरीके से जैसे यहां पर लिखा हुआ है, कहां गया, मैंने लिखा था ऑप्शंस में 5x लिखा था। इसका मतलब अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप लाख रुपए अगर लगाओगे तो आपका सट्टा 5 लाख रुपए का खेला जाएगा। लाख रुपए लगाकर आप 5 लाख रुपए का सट्टा खेल सकते हो। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे 20 लाख 20x है, तो अगर आप फॉरवर्ड फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आप लाख रुपए लगा के 20 लाख रुपए का सट्टा खेल सकते हो। कमोडिटीज, गोल्ड वगैरह में, जैसे आप अगर गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो और उसके आगे 50x लिखा हुआ है, अगर आप लाख रुपए लगाते हो तो आपको स्टॉक मार्केट 50 लाख रुपए तक का सोना खरीदवा देगी। समझ आया आपको? ये क्लियर हुआ? सो बेसिकली ये है यहाँ पे, और ये ध्यान रखिएगा, कहीं मेरे को बाद में गाली मत निकालना अगर आप एक्चुअली में चेक करो और ये अलग आ जाए, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग होता है, ये चेंज होता रहता है। समझ आया? क्लियर हो गया? बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं फिर। अभी आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। इन बातों में कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो प्लीज़ आप मुझसे डाउट ज़रूर पूछिएगा, अब मैं सारे जवाब दे दूंगा आपको। अच्छा, आज भी आपको एक सवाल के छोड़ के थोड़ा सा ढूंढिएगा इस पे। आपने कुछ दिन पहले की 2-3 दिन पुरानी एक खबर सुनी होगी कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है,
उसका भाव नेगेटिव में 37 पॉइंट समथिंग डॉलर चला गया। नेगेटिव में $37 जाने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी को कच्चा तेल बेचता हूं तो उसको कच्चा तेल भी दूंगा, क्रूड ऑयल भी दूंगा, और उसके बदले $37 भी दूंगा। मतलब क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, दुनिया की आधी वॉर, ईरान इराक का इन्वेजन, जो भी काम हुए, इतनी लड़ाइयां हुई, वो सारी तेल के लिए हुई हैं। और आज तेल फ्री में बट रहा है। क्या एक्चुअली में ऐसा हुआ होगा? हुआ भी होगा तो ये ऐसा क्यों हो गया? थोड़ा सा इस पर सर्च करना, ढूंढना, अपनी नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी। इस पे नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा आपसे आपकी नॉलेज के लिए, तो इस पे थोड़ा सा देखना। ठीक है जी, चलो बाय बाय, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा और बोर नहीं हो रहे होंगे। ठीक है जी, चलो बाय बाय।